अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग फूड रिसोर्स मतलब खाद्य संसाधन को लेके डिस्कशन किए थे। अच्छा, आज के क्लास में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज का डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ऊर्जा संसाधन। तो पिछले क्लास में हम लोग ऊर्जा संसाधन को लेके थोड़ा बहुत आलोचना किए थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जो पुनर्नवीकरण योग्य हैं, वैसे ऊर्जा की संसाधन को लेके डिस्कशंस करेंगे। तो पहले ही हम लोग जिसको लेके डिस्कशन शुरू करेंगे वो है सोलर एनर्जी, सौर शक्ति। पहले टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, सोलर एनर्जी। अच्छा, तो एक बात यहाँ समझना है कि सन यानी कि सूरज, ये हमारी दुनिया में सारी ऊर्जा की एकमात्र सोर्स है। सूरज को छोड़ के ऊर्जा की और कोई सोर्स ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप डायरेक्टली सोचिए या फिर इनडायरेक्टली सोचिए तो हम लोग यही समझेंगे कि सूरज ही इस दुनिया में सारी ऊर्जा की एकमात्र सोर्स है। और हमारे ग्रह में सूरज का जो ऊर्जा पहुंचती है उसका अमाउंट है 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। और इसे ही हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? सोलर कांस्टेंट एक ऐसी परिमाप है जिसके दौरान हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हमारे ग्रह में हर सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर जगह में कितनी सूरज का ऊर्जा उपलब्ध है। तो सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? सोलर कांस्टेंट का वैल्यू है 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब हर मीटर स्क्वायर इलाका में 1 सेकेंड में 1.4 किलो जूल सूरज का ऊर्जा उपलब्ध है। और हमारे ग्रह में इस ऊर्जा की जो महत्व है वो अपरिसीम है। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि जितना भी वनस्पति हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करते हैं और ऑक्सीजन के उत्पादन करते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस के दौरान वो लोग अपने खाना खुद तैयार कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि सौर शक्ति का महिमा। और ये जो सूरज का शक्ति है या फिर सूरज का ऊर्जा है, इसमें इतना ही ताकत है कि हम लोग का जितना भी ऊर्जा की प्रयोजन है उस प्रयोजन को मिटा सके। क्योंकि अगर आप सोचेगा कि वनस्पति सूरज का जो शक्ति है उसका एक बहुत ही कम परिमाण का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया में सारी ऑक्सीजन का जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करते हैं। तो अगर हम लोग का पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करके सूरज का ऊर्जा को कुछ भाग ही काम में लगा पाएँ, तो उससे भी दुनिया में जितना भी एनर्जी का डिमांड है, ऊर्जा की डिमांड है, वो सेटिस्फाई हो सके। लेकिन हमारे पास उतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसे हैं जिससे हम लोग सूरज की शक्ति को या फिर सूरज की ऊर्जा को काम में लगा सकें। जैसे हम लोग यहाँ 3 ऐसे टेक्नोलॉजी को लेके आलोचना करेंगे। पहला है, आप लोग लिख लीजिए, सोलर सेल। ऐसे 3 टेक्नोलॉजीज़ को लेके हम लोग आलोचना करेंगे। सोलर सेल्स, उसका बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, और उसके बाद हम लोग आलोचना करेंगे सोलर वाटर हीटर। तो सूरज की ऊर्जा की
इन 3 एप्लीकेशंस को लेके हम लोग आलोचना करेंगे। तो पहला सोलर सेल। सोलर सेल को कभी कभार फोटोवोल्टेक सेल्स भी कहा जाता है। सोलर सेल्स को फोटोवोल्टेक सेल्स भी कहा जाता है। सेल मतलब बैटरी, जो हम लोग अपने घड़ियों में, मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम लोग सेल्स कहते हैं। तो सोलर सेल्स को कभी कभी फोटोवोल्टेक सेल्स भी कहा जाता है। अच्छा, और इस फोटोवोल्टेक सेल का काम क्या है? ये फोटोवोल्टेक सेल का काम ही है सूरज से उपलब्ध ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करे। तो फोटोवोल्टेक सेल्स का काम ही यही है कि ये सूरज से उपलब्ध जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करे। और ये निर्मित होता है सिलिकॉन और गैलियम जैसे धातुओं से। तो सोलर सेल का निर्माण होता है सिलिकॉन और गैलियम जैसे धातु से। और इसका एक असुविधा यही है कि एक सेल से, मतलब अगर आप एक सेल को सोचिएगा, उससे ज़्यादा पावर उत्पादन संभव नहीं है। तो उसीलिए हम लोग बहुत सारे सेल्स को एक साथ में काम में लगा के उससे ज़्यादा पावर उत्पादन करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल। आप लोग नोट करते जाइए, सोलर पैनल्स। सोलर पैनल मतलब इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सोलर सेल्स। तो बहुत सारे सोलर सेल्स को एक जगह में कनेक्ट करके हम लोग सोलर पैनल्स निर्माण करते हैं। और इसका सुविधा क्या है? इसका सुविधा यही है कि एक सोलर सेल से ज़्यादा पावर उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे सोलर सेल्स को साथ में कनेक्ट करके सोलर पैनल का निर्माण करते हैं। तो सोलर सेल्स आज का दुनिया में बहुत जगह में इस्तेमाल होती है, जैसे कैलकुलेटर्स में, घड़ियों में, सड़कों की लाइटिंग के लिए आप लोग देखे होंगे, सड़कों में लाइटिंग के लिए। तो इस सेक्टर्स में सोलर सेल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और सोलर सेल्स का सुविधा क्या है कि पहला तो ये एक ऐसी ऊर्जा को काम में लगाते हैं जो अपरिसीम है, और ये ऊर्जा को इस्तेमाल के दौरान कोई प्रदूषण नहीं होता है। और ये जो सोलर एनर्जी है ये एक व्हाट यू कैन से रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा की सोर्स है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये है सारी सुविधा। और एक सुविधा ऐसे है कि अगर आप गांव की तरफ जाएंगे जहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा नहीं है, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने में दिक्कत भी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने में आपको वहाँ पोस्ट लगाना होगा, फिर वहाँ से तार निकालना होगा, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन दूर जगह की गांव में हम लोग सोलर एनर्जी को ज़रूर पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी को पहुंचाने के लिए आपको तार, पावर ग्रिड, ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो है आपको सोलर पैनल। और सोलर पैनल से ही हम लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब ग्रामीण इलाकों में, गांव में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं कम खर्च में। तो उसमें पैसा का खर्च कम होता है। लेकिन इसका कुछ असुविधा भी है। असुविधा कैसे? एक तो सोलर सेल्स का निर्माण ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। सोलर सेल्स का निर्माण, सोलर पैनल्स का निर्माण ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। दूसरी समस्या ये है कि ये सिर्फ दिन में ही काम करेगा। रात में इसको काम करवाने के लिए आपको अलग से बैटरी का संयोग करवाना पड़ेगा। मतलब सोलर सेल का साथ आपको अलग से, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर्स का बैटरी है, वो बैटरी का अगर आप संयोग करवाइएगा तभी सोलर सेल्स रात में काम करेंगे, नहीं तो रात में ये सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे। और जितना आप बैटरी का संयोग करवाएंगे उतना आपका कॉस्टिंग बढ़ता जाएगा। तो ये एक समस्या है कि दिन में अच्छा काम करेगा, रात में काम करवाने के लिए बैटरी का संयोग प्रयोजन है। और बैटरी का संयोग करना मतलब एक्सपेंसेस बढ़ना, एक्सपेंसिव होते जाना। और तीसरी समस्या यही है कि
जिन दिनों सोचिए कि बादल का दिन रहे या फिर बरसात हो रहा है, उन दिनों में सोलर पैनल्स का रिचार्ज उतना बढ़िया से नहीं होता है। तो अगर उन दिनों में जहाँ सूरज ठीक से बाहर नहीं आता है, और फिर आपका बादल बरसात हो रहा है, तो उन दिनों में अगर पैनल्स का रिचार्ज ठीक ठाक नहीं होगा तो मतलब आपका बिजली के सप्लाई में थोड़ा कम होने का चांसेस है। तो ये है सोलर सेल्स का कुछ सुविधा या फिर कुछ असुविधा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोलर कुकर। सोलर कुकर आप लोग ज़रूर देखे होंगे, साइंस फेयरों में इनको लाया जाता है। तो सोलर कुकर एक बक्सा का जैसे स्ट्रक्चर है, जिसको अंदर से काला रंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि काला रंग बहुत बढ़िया तरीके से सूरज की ऊर्जा को शोषण कर सकती है। तो सोलर कुकर एक बक्सा का जैसे उसका गठन है, उसको अंदर से काला रंग किया जाता है। और क्योंकि काला रंग सूरज की ऊर्जा को बहुत बढ़िया तरह से शोषण कर सकती है। और उसका ऊपर एक कांच का ढक्कन लगाया जाता है। तो एक बक्सा है, अंदर से उसको काला रंग किया गया है और ऊपर से कांच का ढक्कन लगाया गया है। और एक आईने को काम में लगा के सूरज का जो प्रकाश है, सूरज का प्रकाश में ही उसका ऊर्जा अंतर्निहित है। सूरज का प्रकाश को उस बक्सा का ऊपर फोकस किया जाता है। तो सुविधा यही है कि अंदर का जो काला रंग वो सूरज की ऊर्जा को शोषण करेगी, और उसका ऊपर जो ढक्कन उस शोषित ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देगी। तो मतलब आपका बक्सा का अंदर गर्म होते जाएगा, उस गर्मी को काम में लगा के हम लोग खाना पका सकेंगे। तो यही है सोलर कुकर का प्रिंसिपल। मतलब उस बक्से का अंदर आपको आपका जो खाना है उस खाना को रखना है, और उस बक्से को आपको सनलाइट में रखना है। तो सोलर कुकर का कंपोनेंट्स क्या है? एक बक्सा जिसको अंदर से काला रंग किया जाता है, उसका ऊपर एक कांच का ढक्कन। कांच का ढक्कन क्यों? क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट है, कांच में से सूरज का प्रकाश अंदर चल जाएगा, लेकिन कांच सूरज के अंदर में जो फंसा हुआ ऊर्जा, उस ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देगा। और आपको एक आईना की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि आईना सूरज को ऊर्जा को उस बक्सा में फोकस करने में आपको सहायता करेगा। और इस स्ट्रक्चर को आपको धूप में रखना है, और उसके अंदर जो खाना आप पकाना चाहते हैं, जैसे चावल दाल, जो खाना हम लोग उबालना चाहते हैं, आप पानी भी गर्म कर सकते हैं इसमें। तो ये सब उबालने वाला खाना सोलर कुकर से पक सकता है। तो ये सोलर कुकर का सुविधा यही है कि हम लोग इससे सूरज का ऊर्जा को काम में लगा के खाना पका रहे हैं। इससे कोई वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, क्योंकि खाना पकाने का जो तरीका है आप देखिएगा, उसमें हम लोग गैस जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। तो जब भी आप कोई दहन कार्य कीजिएगा तो उसी से वायु का प्रदूषण होगा। लेकिन सोलर कुकर से ऐसे वायु का प्रदूषण नहीं होता है। और वो जो ऊर्जा हम काम में लगा रहे हैं, सूरज का ऊर्जा, वो एक अपरिसीम ऊर्जा है। इट इज़ एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, पुनर्नवीकरण योग्य है। तो ये सब है सोलर कुकर्स की सुविधा। लेकिन सोलर कुकर्स की असुविधा क्या है? सोलर कुकर्स की असुविधा यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दिन में ही काम करेगा। कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे आप सोलर कुकर को रात में काम करवा पाएंगे। जैसे सोलर पैनल्स को अगर आप बैटरी का साथ संयोग कीजिएगा तो उसको आप रात में काम करवा पाएंगे, हाँ, लेकिन सोलर कुकर सिर्फ दिन में काम करेगा। दूसरी समस्या सोलर कुकर्स की यही है कि बादल के दिनों में, जिन दिनों में सूरज का प्रकाश उतना तेज़ नहीं रहता है, बरसात के मौसम में, ठंडे के मौसम में, सोलर कुकर्स उतना बढ़िया से काम नहीं करते हैं। और तीसरी असुविधा यही है कि
सोलर कुकर्स, जैसे हम आलोचना कर रहे थे, सोलर कुकर से आप खाने को सिर्फ उबाल पाइएगा, खाने को तल नहीं पाइएगा। मतलब यू कैन नॉट फ्राई योर फूड। अगर आप सोचेगा कि एक ऑमलेट बनाएंगे सोलर कुकर में, वो संभव नहीं है। अगर आप सोचेगा कि कुछ आलू का फ्राई बनाएंगे, तो वो सोलर कुकर्स में संभव नहीं है। तो सोलर कुकर से सिर्फ आप खाने को उबाल पाइएगा, उसको तल नहीं पाइएगा। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये हो गया सोलर कुकर्स का कुछ सुविधा और असुविधा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर का जो निर्माण है वो भी सोलर कुकर का जैसे ही है। मतलब एक बक्सा का जैसे स्ट्रक्चर, अंदर से काला रंग किया हुआ। काला रंग इसलिए क्योंकि काला रंग सूरज की ऊर्जा को शोषण कर सकती हैं बढ़िया तरीके से। और उसके अंदर उसका ऊपर एक कांच का ढक्कन। कांच का ढक्कन क्यों? ताकि अंदर में जो हम लोग ऊर्जा को ट्रैप किए हैं, जिसको हम लोग मतलब रोक के रखे हैं, उस ऊर्जा ताकि बाहर ना आ सके। और हम लोग को एक आईने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईने से हम लोग ऊर्जा को उस सोलर कुकर में फोकस करेंगे। लेकिन सोलर हीटर में एक एडिशनल स्ट्रक्चर है, कॉपर पाइप्स। तो हम लोग उस बक्सा के अंदर ही कॉपर पाइप्स को फिट करेंगे, और इन्हीं कॉपर पाइपों के द्वारा हम लोग ठंडे पानी पाइपों से हम लोग ठंडे पानी को बक्सा के अंदर से लेके जाएंगे। बक्सा में पानी नहीं भरेंगे, बक्सा के अंदर जो कॉपर पाइप्स हैं उस पाइप से पानी को हम लोग जाने देंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो पाइप्स है वो सोलर वाटर हीटर का अंदर रहते हुए वो गर्म हो जाएगा, और जैसे ही उस गर्म पाइप से हम लोग ठंडे पानी को प्रवाहित करेंगे, उस ठंडा पानी भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाएगा। यही है सोलर वाटर हीटर का कॉन्सेप्ट। और इनका सुविधा जैसे पिछला था, ये सोलर एनर्जी को काम में लगाते हैं। सोलर एनर्जी एक अपरिसीम एनर्जी है। ये पुनर्नवीकरण योग्य एक ऊर्जा की संसाधन है, और इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। जैसे हम लोग अब ठंडे के मौसम में पानी को गर्म करते हैं, या फिर गीज़र से या फिर वाटर हीटर से, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन में कोयला का इस्तेमाल होता है, कोयला को दहन करना पड़ता है, तो उससे काफ़ी प्रदूषण होती है। लेकिन सोलर वाटर हीटर से अगर हम लोग पानी गर्म करेंगे तो उससे प्रदूषण होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन समस्या फिर भी वही कि सोलर वाटर हीटर सिर्फ दिन में ही काम करता है, रात में नहीं। ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे आप उसको रात में काम करवा पाएंगे। और सोलर वाटर हीटर बरसात के दिन में, बादल के दिन में, ठंडे अगर एकदम कोहरा छाया हुआ ऐसे दिनों में सोलर वाटर हीटर्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि सूरज का ऊर्जा का प्रयोजन है। और आप सोलर वाटर हीटर्स को रात में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये है सोलर वाटर हीटर्स का कुछ सुविधा और असुविधा। अच्छा, आप लोग अब कुछ सवाल क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। लिखिए नंबर वन, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? What is solar constant? State its value. What is solar constant and state its value? Next लिखो, what are solar cells? What are solar cells? Next, state the advantages and disadvantages of solar cells. State the advantages and disadvantages of solar cells. আরে বাবা, আমি পড়াচ্ছি তো নাকি? তোমাদের কমন সেন্স কোনো কালে হবে না, তোমাদের কোনো কালে কমন সেন্স হবে না।
हाँ, कनेक्शन में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था अचानक से। अच्छा, तो क्वेश्चन लिखो। सोलर सेल्स को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। लिखो व्हाट आर सोलर सेल्स, और फिर लिखो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल्स। नेक्स्ट लिखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोलर कुकर्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोलर कुकर्स। नेक्स्ट state the advantage and disadvantages of solar cookers. State the advantage and disadvantages of solar cookers. State the advantage and disadvantages of solar cookers. Next, write a short note on solar water heater. Write a short note on solar water heater. Same question. State the advantages and disadvantages of solar water heaters. State the advantages and disadvantages of solar water heaters. ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो एनर्जी को काम में लगाएंगे। अच्छा, किसी का वीडियो ऑन है वो अपना वीडियो ऑफ करो। एक जन का वीडियो ऑन है, जिसका वीडियो ऑन है प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो। जिसका वीडियो ऑन है वो काइंडली अपना वीडियो को स्विच ऑफ करें। अरे भाई चलो टक्की प्लीज। रितेश महातो, तुम अपना वीडियो ऑफ करो प्लीज। थैंक यू। ओके, इसके बाद हम लोग विंड एनर्जी मतलब वायु शक्ति या फिर वायु को ऊर्जा के आकार में आलोचना करेंगे। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए विंड एनर्जी। अच्छा, तो पहले हम लोग इस एनर्जी को लेके थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। तो विंड यानी कि वायु, उसका अंतर्निहित बहुत ही ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि वायु प्रवाहमान है। वायु कभी एक जगह रुकी हुई रहता है, वायु का प्रवाह हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रवाहमान वायु का अंतर्निहित जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग काम में लगाएंगे और इसी ऊर्जा को काम में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस ऊर्जा को काम में लगा के हम लोग ज़मीन का नीचे से पानी को उठा सकते हैं और इसी ऊर्जा को काम में लगा के हम लोग व्हाट यू कैन से वी कैन ग्राइंड ग्रेन्स। हम लोग ग्रेन्स का पिसाई कर सकते हैं, जैसे गेहूं का, मकाई का, इसका पिसाई भी विंड एनर्जी से पॉसिबल है। तो सवाल ये होगा कि ये कैसे संभव है। तो टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है। आप लोग ज़रूर विंड मिल्स के बारे में सुने होंगे। विंड मिल्स क्या है? विंड मिल्स एक टेबल फैन का माफिक स्ट्रक्चर है। उसका एक बहुत ऊंचा एक गठन है, लंबा एक स्ट्रक्चर का ऊपर फैन का ब्लेड्स के आकार में वैसे ब्लेड्स लगाया जाता है। सुविधा क्या है? तो जब भी तेज़ हवा देगी वो ब्लेड्स घूमना शुरू हो जाएगा। तो ब्लेड्स क्यों घूम रहा है? ब्लेड्स इसीलिए घूम रहा है क्योंकि वो वायु का जो एनर्जी है, विंड का अंतर्निहित, वायु का अंतर्निहित जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को काम में लगा के वो ब्लेड्स घूमना शुरू कर देते हैं। और जैसे ब्लेड्स घूमना शुरू करते हैं, उस ब्लेड्स का साथ कनेक्टेड एक गियर बॉक्स है और उसी गियर बॉक्स का साथ कनेक्टेड आपका टरबाइन है। तो जैसे जैसे गियर बॉक्स में गियर घूमना शुरू होगा, वही गियर टरबाइन्स को भी घुमाना चालू कर देगा। और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमेंगे, टरबाइन्स घूमना मतलब हम लोग वायु शक्ति को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित कर रहे हैं।
तो यही है सिंपल प्रिंसिपल जिसके द्वारा हम लोग वायु शक्ति से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकते हैं। हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। वायु एक प्रवाहमान शक्ति है और इसी शक्ति को काम में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। ज़मीन का नीचे से पानी को उठा सकते हैं और हम लोग इसको काम में लगा के वी कैन ग्राइंड ग्रेन्स, हम लोग गेहूँ मकाई सबका पिसाई भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यही कि इसके लिए हम लोग का एक विंड मिल या फिर हवा कल उसका ज़रूरत पड़ेगी। विंड मिल एक टेबल फैन का माफिक स्ट्रक्चर है, बहुत ऊंचा, और उसका साथ ब्लेड्स लगाया हुआ रहता है। तो जैसे जैसे तेज़ हवा देगी हम लोग देखेंगे कि उस तेज़ हवा से विंड मिल का जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स घूमना शुरू हो जाएगा और उस ब्लेड्स से हम लोग देखेंगे जैसे जैसे ब्लेड्स घूमेंगे उसके साथ कनेक्टेड जो गियर बॉक्स हैं वो गियर बॉक्स भी काम करना शुरू हो जाएगा और गियर बॉक्स का साथ कनेक्टेड है टरबाइन्स। तो जैसे जैसे गियर बॉक्स काम करेंगे टरबाइन्स भी घूमेंगे और टरबाइन्स घूमना मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन चालू हो जाना। टरबाइन्स घूमना मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन चालू हो जाना। तो इसी तरह हम लोग विंड एनर्जी को काम में लगा सकते हैं, लेकिन एक विंड मिल से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन संभव नहीं है। एक विंड मिल से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन संभव नहीं है। इसीलिए एक बहुत बड़ी जगह में बहुत सारे विंड मिल्स को एक साथ लगाया जाता है और हर एक विंड मिल से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको कनेक्ट करते हैं एक पावर ग्रिड में। तो सारे इंडिविजुअल विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग एक पावर ग्रिड में और वो एक काफ़ी परिमाण एनर्जी हो सकती है। तो जब हम लोग एक बड़ी जगह में बहुत सारे विंड मिल्स को इंस्टॉल करेंगे और उसका जो सम्मिलित शक्ति उससे उत्पादन हुई जो सम्मिलित इलेक्ट्रिसिटी है उसको काम में लगाएंगे एक पावर ग्रिड के दौरान, तब उसको हम लोग बोलेंगे विंड फार्म। उसको क्या बोला जाता है? विंड फार्म। हम लिख दे रहे हैं विंड फार्म। अच्छा, चलो व्हाट इज़ विंड फार्म? विंड फार्म एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें बहुत सारे विंड मिल्स को लगाया गया है और हर विंड मिल से जो विद्युत का उत्पादन होती है उस विद्युत को सम्मिलित तरह से एक पावर ग्रिड में लाया जाता है और उसी पावर ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हुआ उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सो विंड फार्म इज़ अ लार्ज लैंड एरिया विथ सेवरल इंस्टॉल्ड विंड मिल्स। ठीक है, और विंड फार्म या फिर विंड मिल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी जगह की मतलब खाली जगह की प्रयोजन होगा, क्योंकि शहरों में नगरों में हम लोग विंड मिल्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और ऐसे जगह में हम लोग को विंड फार्म्स या फिर विंड मिल्स को इंस्टॉल करना है जहां पूरे साल मोटा मोटी 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड में हवा चलता रहता है। तो ऐसे जगह में ही हम लोग विंड फार्म्स इंस्टॉल कर पाएंगे जहां विंड स्पीड है मोटा मोटी 15 किलोमीटर्स पर आवर। 15 तो उससे कम अगर विंड स्पीड हो जाएगा तो आपका विंड ब्लेड्स अच्छा से नहीं घूमेंगे और अगर विंड मिल्स का ब्लेड्स अच्छा से नहीं घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होगा। तो इस शक्ति का वायु शक्ति का कुछ सुविधाएं हैं, जैसे ये एक अपरिसीम शक्ति है, इट इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी एक पुनर्नवीकरण योग्य एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का जो प्रक्रिया है जिसको हम लोग अभी आलोचना किए हैं उस इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का दौरान कोई प्रदूषण नहीं होती है। तो ये है 3 सुविधा। मतलब कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को लेके अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसका सुविधा यही है कि वो उससे प्रदूषण नहीं होता, इट्स एन इको फ्रेंडली सोर्स। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा कि कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी, वो सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो पावर हो, जियोथर्मल हो, इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन विंड एनर्जी का असुविधा भी बहुत है। कैसा असुविधा? एक है कि एक विंड मिल से ज़्यादा
इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव नहीं है। आपको विंड फार्म इंस्टॉल करना है और विंड फार्म का इंस्टॉलेशन शुरुआती तौर में काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरी समस्या यही है कि बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। आप छोटा जगह में विंड फार्म इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है और हमारे देश में खाली जगह मिलना एक समस्या की बात है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तीसरी समस्या हम लोग यही देखेंगे कि विंड कभी कांस्टेंट नहीं, हवा का जो प्रवाह है वो कभी एक पर्टिकुलर स्पीड में नहीं चलेगा। वो कभी बढ़ेगा कभी कमेगा। तो जब भी हवा का गति कम हो जाएगा तभी ये ब्लेड्स का घूमना आहिस्ता हो जाएगा और तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन आपका ठीक ठाक से नहीं होगा। ये एकदम एक समस्या है। और एक समस्या यही है कि क्योंकि विंड मिल्स खुला हवा में रहता है, इट इज़ एक्सपोज टू नेचर, तो उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी करना पड़ता है। बारिश होगी, तेज़ हवा देगी तो उससे विंड मिल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जाता है, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है और उससे काफ़ी आपका साउंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो जो ब्लेड्स, उतना बड़े बड़े ब्लेड्स जब घूमेंगे उससे काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और एक समस्या भी विंड मिल्स के दौरान होता है कि उससे, उस घूमते हुए ब्लेड से पक्षी टकरा के वो उनका मौत हो सकता है। तो ये भी विंड मिल से एक समस्या है, लेकिन फिर भी ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और हमारे देश में ऐसे कुछ जगह हैं जहां हम लोग विंड मिल्स और विंड फार्म्स इंस्टॉल कर चुके हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा विंड फार्म है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु। तो इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म इज सिचुएटेड नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो विंड फार्म्स आपको मेनली कोस्टल इलाकों में ही लगाना है। कोस्टल इलाकों में, समुद्री इलाकों में, जहाँ काफ़ी हवा तेज़ देती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है। और तमिलनाडु में, कन्याकुमारी का नज़दीक तमिलनाडु में इंडिया का सबसे बड़ा विंड फार्म इंस्टॉल्ड है। अच्छा, तो अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। लिखिए। नंबर 1, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड? हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड using wind energy? How is electricity produced using wind energy? Number 2, what is a wind farm? What is a wind farm? Number 3, state the advantages and disadvantages. State the advantages and disadvantages of using wind energy. State the advantages and disadvantages of using wind energy. Next, name a few places in India. Name a few places in India where wind farms are located. Name a few places in India where wind farms are located. ओके, अच्छा। इसके बाद हम लोग आएंगे हाइड्रो पावर, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं जल शक्ति। हाइड्रो पावर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं जल शक्ति। हाइड्रो पावर आप लोग लिख लीजिए, हाइड्रो पावर या फिर जल शक्ति। अच्छा, हाइड्रो पावर ये भी याद रखना है कि एक पुनर्नवीकरण योग्य संसाधन है और ये भी अपरिसीम है, ये भी इनएग्जॉस्टेबल है। और इसको हम लोग कैसे काम में लगाते हैं, तो जैसे वायु का प्रवाह में ऊर्जा अंतर्निहित है, उसी तरह नदी का जो जल वो भी प्रवाहमान है, वो भी एक जगह स्थिर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता करता रहता है। तो ये जो प्रवाहमान जो पानी है,
इस प्रवाहमान पानी को हम लोग इसको काम में लगा के इसको इलेक्ट्रिसिटी में रूपांतरित कर सकते हैं। तो कैसे? अगर आप कोई डैम्स में गए होंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो बांध है उसका पीछे एक बहुत बड़ी रिजर्वायर है और उस रिजर्वायर का नज़दीकी गेट्स लगाया हुआ है। तो जैसे ही गेट्स को खुला जाता है पानी बहुत ऊपर से नीचे गिरता है। तो ये जो पानी जो ऊपर से नीचे गिर रहा हो इसका अंतर्निहित बहुत ऊर्जा है। तो इसी ऊर्जा को काम में लगा के हम लोग टरबाइन्स को घुमाते हैं और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव है। तो हाइड्रो पावर मतलब जल में अंतर्निहित ऊर्जा। नदियों में जो प्रवाहमान पानी है उस पानी का अंदर जो अंतर्निहित ऊर्जा है उसी ऊर्जा को काम में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे? बांध के जरिए यूजिंग लार्ज डैम्स। तो वहाँ ऊपर से नीचे जो पानी गिर रहा हो ऐसे पानी में, इस गिरती हुई पानी में बहुत सारी ऊर्जा है और इसी ऊर्जा को हम लोग काम में लगा के आपका टरबाइन्स को घुमा पाएंगे और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन संभव है। और ऐसा याद रखना है कि ये जो हाइड्रो पावर है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब पुनर्नवीकरण योग्य है और इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन प्रक्रिया है जैसे ऊपर से जो पानी गिर रहा हो उस पानी से टरबाइन्स घूम रहा हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन प्रक्रिया में कोई प्रदूषण नहीं होती है। जो जैसे अगर आप कोयला को जला के इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेंगे तो उससे प्रॉब्लम यही होगा कि वायु का प्रदूषण होगा, इट विल लीड टू एयर पोल्यूशन। लेकिन जब भी आप हाइड्रो पावर को काम में लगा के ऊपर से गिरती हुई पानी का ऊर्जा को काम में लगा के टरबाइन्स को घुमाएंगे वहाँ से कोई आपका वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इस एनर्जी का प्रॉब्लम यही है कि इससे बांध का निर्माण किया जाता है, मतलब बांध निर्माण आपको करना ही होगा हाइड्रो पावर को काम में लगाने में। तो बांध निर्माण का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया इटसेल्फ एनवायरमेंटली हार्मफुल है। बांध का निर्माण से क्या क्या पर्यावरण में समस्या होती है उस समस्याओं को हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। तो हाइड्रो पावर में जान के रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमको बांध का निर्माण करना पड़ता है और बांध का निर्माण वही आपका पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो फिर से एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड using hydropower? How is electricity produced using hydropower? ठीक है। नंबर 2, state the advantages and disadvantages of using hydropower. State the advantages and disadvantages of using hydropower. ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो एनर्जी को लेके आलोचना करेंगे वो है टाइडल एनर्जी। हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, टाइडल एनर्जी। अच्छा, टाइडल एनर्जी मतलब हिंदी में आप लोग ज्वार और भाटा को क्या कहते हैं जब नदियों में पानी बढ़ता है? हाँ, ज्वारीय ऊर्जा। वेरी गुड, थैंक यू। टाइडल एनर्जी मतलब वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो पानी का ज्वार और भाटा में जाने को काम में लगाया जाता है। तो अगर आप समुंदर के बारे में सोचिएगा कि हर रोज़
ग्रेविटेशनल एनर्जी के उपस्थिति के कारण सूरज और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल एनर्जी की उपस्थिति के कारण समुंदर में ज्वार आता है और फिर भाटा भी होता है, मतलब पानी का लेवल बढ़ता है और फिर पानी का लेवल घट जाता है। तो इसी ऊर्जा को, इसमें जो अंतर्निहित ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को हम लोग काम में लगाएंगे और उसको बोलेंगे टाइडल एनर्जी या फिर ज्वारीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। अच्छा, तो इस ऊर्जा को हम लोग काम में कैसे लगाते हैं? इसके लिए भी हम लोगों को समुंदर में नियर द माउथ ऑफ अ बे हम लोगों को एक बांध का निर्माण करना पड़ेगा। हम लोगों को एक बांध या फिर टाइडल बैराज का निर्माण करना पड़ेगा। तो उस निर्माण कार्य के दौरान उसमें टरबाइन्स लगाया जाएगा। जैसे जैसे ज्वार का टाइम में पानी बढ़ेगी, उस पानी बांध से होके अंदर चल जाएगा और पानी अंदर जब भी घुसेगी उस टरबाइन घूमना चालू हो जाएगा, तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जब भाटा का टाइम आएगा, मतलब जब पानी फिर से समुंदर में वापस चल जाएगा, पानी का स्तर घटेगा, तो उस बैराज से पानी फिर बाहर निकलते जाएगा। तो जब वो बाहर निकलेगा, एक बार फिर टरबाइन्स को घुमाएगा। तो ऐसे दिन में 2 बार अगर हम लोग ज्वार का टाइम में भी टरबाइन्स को घुमा पाएँ और भाटा का टाइम में भी टरबाइन्स को घुमा पाएँ, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग ज्वार और भाटा में अंतर्निहित जो पानी का शक्ति है, पानी का ऊर्जा है, उस ऊर्जा को काम में लगा के इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं टाइडल एनर्जी या फिर ज्वारीय शक्ति। और इस शक्ति का सुविधा यही जैसे पिछले शक्तियों में था, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, पुनर्नवीकरण योग्य है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कोई प्रदूषण नहीं होती है और ये एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट मतलब इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इसका असुविधा भी बहुत है। कैसा असुविधा? पहला असुविधा तो ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह हैं जहाँ से हम लोगों को ज्वारीय शक्ति उपलब्ध हो सकती है। हर जगह में ज्वारीय शक्ति उपलब्ध नहीं होती, दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह है। तो ये एक समस्या है कि दुनिया में साइट्स कम हैं, तो उसके कारण ज़्यादा शक्ति का उत्पादन संभव नहीं है। दूसरी समस्या फिर वो आपको बांध निर्माण करना पड़ रहा है समुंदर में। तो जैसे ही आप समुंदर में बांध का निर्माण करेंगे, बांध का जो निर्माण प्रक्रिया वो कभी आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, उससे पर्यावरण का कोई लाभ नहीं है, उससे पर्यावरण का हानि ही होती है। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे कुछ जगह है जहाँ हम लोग देखेंगे कि ज्वारीय शक्ति काफ़ी पॉपुलर है। जैसे हम लिख दे रहे हैं बे ऑफ फंडी इन कनाडा, बे ऑफ फंडी इन कनाडा, बे ऑफ फंडी इन कनाडा। आप लोग थोड़ा इस जगह का नाम नोट कर लीजिएगा। कनाडा में जो बे ऑफ फंडी है, इस जगह में ज्वारीय शक्ति काफ़ी डेवलप्ड है और इस जगह में हम लोग काफ़ी परिमाण ज्वारीय शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे कुछ जगह हैं जहां हम लोग ज्वारीय शक्ति को काम में लगा सकते हैं, जैसे गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन का इलाकों में, जो समुद्री इलाका है जहाँ ज्वार और भाटा दिन में 2 बार होता रहता है, तो ऐसे जगहों में हम लोग उसको काम में लगा सकते हैं, जैसे गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबन। गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबन। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ इज नहीं तो पहले ये लिखिए, व्हाट इज टाइडल एनर्जी, व्हाट इज टाइडल एनर्जी। Number two, how is electricity produced? How is electricity produced using tidal energy? How is electricity produced using tidal energy? Number 3,
State the advantages and disadvantages. State the advantages and disadvantages of using tidal energy. State the advantages and disadvantages of using tidal energy. Next, name a few places in India. Name a few places in India which are tidal power sites. Name a few places in India which are tidal power sites. Which are tidal power sites. Site SITES, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे तुम्हारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल हम नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जियोथर्मल, GEOTHER, जियोथर्मल एनर्जी मतलब भूतापीय शक्ति। जियोथर्मल एनर्जी मतलब भूतापीय शक्ति। अच्छा, तो पहले इसको समझते हैं कि भूतापीय शक्ति एग्जैक्टली क्या है। तो नाम सुन के ही आपको समझ में आएगा कि हमारे पृथ्वी का अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है उसको हम लोग काम में लगा। कैसे? क्योंकि पृथ्वी में ऐसे बहुत सारी जगह है, हाँ, जिसमें जगह है जहाँ गर्म पत्थर है, वेयर रॉक्स आर हॉट अंडर द ग्राउंड। ये ज़मीन का नीचे है, भूतापीय शक्ति ज़मीन का नीचे है, ज़मीन का ऊपर नहीं। और इन जगहों में ज़मीन का निचली भाग में जो पत्थर है वो पत्थर काफ़ी गर्म है। तो उस गर्म पत्थरों में जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को हम लोग काम में लगाएंगे। तो सवाल ये होगा कि कैसे? तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जो जगह जिन जगहों में ऐसे गर्म पत्थर की उपस्थिति है तो हम लोग उस जगहों में से ठंडे पानी को लेके जाएंगे। और ठंडा पानी जब भी गर्म पत्थर के कांटेक्ट में आएगा वो पानी वेपर में रूपांतरित होगा, मतलब पानी से वाटर वेपर हो जाएगा, वाष्प में रूपांतरित हो जाएगा। तो जैसे जैसे पानी वाटर वेपर से स्टीम में रूपांतरित होगा, उसी स्टीम को काम में लगा के हम लोग टरबाइन्स को घुमा पाएंगे। और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव है। तो भूतापीय शक्ति का मतलब क्या है? पृथ्वी का, भूमि का अंदर में ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ गर्म पत्थरों की उपस्थिति है। तो वैसे गर्म पत्थरों की उपस्थिति को काम में लगाना है तो उसके दौरान हम लोग ठंडे पानी को उस गर्म पत्थर का कांटेक्ट में लाएंगे। जैसा जैसा ठंडा पानी उस गर्म पत्थर का कांटेक्ट में आएगा वो ठंडा पानी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्टीम को हम लोग काम में लगा के टरबाइन्स को घुमाएंगे और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमेंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव है। तो इसका सुविधा यही एक पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा संपद है, ऊर्जा का संसाधन है। ये अपरिसीम है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। मतलब ऊर्जा उत्पादन का जो प्रक्रिया, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का जो प्रक्रिया है उससे कोई प्रदूषण नहीं होती है। लेकिन असुविधा भी है। असुविधा ये है कि दुनिया में ऐसे कम जगह ही हैं जहां आपको जियोथर्मल एनर्जी उपलब्ध होगा, जहां भूतापीय शक्ति उपलब्ध है। दुनिया में ऐसे कम जगह ही है, हाँ। ये एक समस्या है और इसको इंस्टॉल करने में, इसको चालू करना में काफ़ी खर्च होती है। मतलब शुरुआती जो खर्च है एक जियोथर्मल पावर प्लांट को चालू करना वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जगहों हैं जहां हम लोग भूतापीय शक्ति को काम में लगाते हैं। जैसे मणिकरण, कुल्लू, हरियाणा में कुछ जगह, ऐसे कुछ जगहों में हम लोग भूतापीय शक्ति को काम में लगाते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं हमारे देश में किन किन जगहों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मणिकरण, कुल्लू, हरियाणा में एट्सेट्रा। अच्छा, तो आप लोग फिर एक क्वेश्चन लिख लीजिए।
आप लोग फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? नेक्स्ट, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड? हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड from geothermal energy? Next, state the advantages and disadvantages of geothermal energy. State the advantages and disadvantages of geothermal energy. Next, name a few places in India. Name a few places in India where geothermal energy can be utilized. Name a few places in India where geothermal energy can be utilized. ठीक है, ओके। अच्छा, इसको लेके ही हम लोग आज का क्लास को यहाँ ख़त्म करेंगे। अच्छा, अब इंटरनल एग्ज़ाम्स के बारे में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपका जो ENVS का इंटरनल एग्जामिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी का 3rd वीक में होगा। हाँ, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, हाँ उसी में होगा, मतलब 21 तारीख या फिर उसका बाद एग्जामिनेशन होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। उसमें आपको 10 MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दिया जाएगा, वो आपको गूगल फॉर्म्स के द्वारा आपको भेजा जाएगा। आपको उस क्वेश्चंस का आंसर गूगल फॉर्म्स में ही देके ऑनलाइन उसको सबमिट करना है। और एग्ज़ाम कौन डेट में होगा अभी तक डिसाइडेड नहीं है। फॉर्म सबमिट के लिए गूगल फॉर्म के द्वारा एग्ज़ाम में कितना टाइम आपको दिया जाएगा वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेगा। हमको लगता है आपको इंग्लिश में उतना समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम भी आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में ही दे रहे हैं और एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दे रहे हैं, और मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है। अच्छा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप लोग समझ पाएँ, और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिएगा। मतलब पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और दूसरा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन। और हम ये भी बोल के रखते हैं कि सिर्फ अपने क्लास का लेक्चर्स मत सुनिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल्स में दूसरे क्लास के लेक्चर्स भी हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ पढ़ाई काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आप लोग थोड़ा लेट से आपका क्लास शुरू हुआ है ENVS का, तो इससे चिंता का कोई कारण नहीं है। आप लोग दूसरा क्लास का लेक्चर सुनिए, उसमें भी आपको यही सब टॉपिक्स मिलेगा जो सब टॉपिक्स हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, और जो आएगा लेक्चर्स का बीच से ही आएगा। और एग्ज़ाम का पहले हम आपको कुछ नोट्स दे देंगे, आपका टीचर्स को हम भेज देंगे, कुछ शॉर्ट आंसर्स जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकता है उसको भेज देंगे, और फिर वो आप लोग प्रिपेयर करके यू शुड बी डूइंग वेल। अच्छा, कुछ डाउट्स है तो आपका पूछ लीजिए, कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। अच्छा, तो चिंता का कोई बात नहीं है, अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी देर है, उसका पहले और एक क्लास हम लोगों को मिलेगा, उससे हम लोग और भी थोड़ा पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर बोलेंगे कि सिर्फ अपने क्लास का लेक्चर्स को मत सुनिए, क्योंकि आपका क्लास थोड़ा पीछे चल रहा है, आपका पढ़ाई थोड़ा लेट से शुरू हुआ है। और दूसरा क्लास का लेक्चर्स भी सुनिए, और मेरा यूट्यूब चैनल तो आपका लिंक तो मालूम ही होगा, हाँ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर सुनते रहिए। आज का क्लास का लेक्चर भी हम कुछ ही देर में अपलोड कर देंगे, वो भी सुनिए, और दूसरा क्लासेस का लेक्चर्स भी आप ज़रूर सुनते रहिए। ठीक है, ओके देन, गुड बाय। फिर अगला संडे आपसे मुलाकात होगा।